बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने जाना न्यायपालिका के बारे में और हमारे देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए किए गए प्रावधानों के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे न्यायपालिका की संरचना के बारे में कि हमारे भारतीय संविधान में किस तरह की न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है और कैसी उसकी संरचना है। चलिए जानते हैं। भारतीय संविधान एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना करता है, ये अपन ने पिछले वीडियो में भी जाना था। अर्थात भारत में प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। अर्थात जैसे कि संघीय शासन व्यवस्थाओं में होता है, वहाँ केंद्रीय स्तर के और प्रांतीय स्तर के अलग अलग न्यायालय होते हैं। हमारे यहाँ एक ही न्यायपालिका है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय और उनके नीचे अधीनस्थ न्यायालय। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय हैं। देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय ये सबसे ऊपर है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नीचे हैं उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के नीचे हैं जिला अदालत और जिला अदालत के नीचे हैं अधीनस्थ अदालत। देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कि सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले हैं वो जितनी भी नीचे की अदालतें हैं सबको मानना आवश्यक होता है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि लगभग प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकते हैं, तबादला कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय है वो किसी भी कोर्ट का, चाहे वो जिला सेशन कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, तो उनका कोई भी मुकदमा अपने पास मंगवा सकते हैं। यह किसी उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को किसी दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकते हैं। मान लीजिए कि किसी भी हाई कोर्ट है, कोई किसी राज्य का हाई कोर्ट है और अगर सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा लगता है कि इसकी सुनवाई किसी दूसरे हाई कोर्ट में होनी चाहिए, तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसा भी कर सकते हैं, एक उच्च न्यायालय के मामले को दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकते हैं। अब देखते हैं उच्च न्यायालयों की बात। निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकते हैं। मतलब कि उच्च न्यायालय से नीचे जितनी भी निचली अदालतें हैं उनसे जो अपील आती है उसकी सुनवाई ये कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है, वैसे ही हमारे उच्च न्यायालयों को भी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। यानी कि हाई कोर्ट है उस जिस राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत है, जैसे कि हमारे राजस्थान का हाई कोर्ट है, तो इस राजस्थान के अंतर्गत, इस राजस्थान के क्षेत्र के अंतर्गत जो भी विवाद हैं उनका निपटारा करने की शक्ति हाई कोर्ट को होती है। हम अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। जो भी इसके अधीनस्थ अदालतें हैं उनका पर्यवेक्षण करता है, उन पर नियंत्रण करता है उच्च न्यायालय। अब बात करते हैं जिला अदालत की। जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई जिला अदालत करती है। निचली अदालतों के फैसले पर अपील की सुनवाई करती है। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसले देती है। अधीनस्थ न्यायालय जो हैं वो फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमों पर विचार करते हैं। तो देखा आपने कितनी बड़ी श्रृंखला है हमारे यहाँ न्यायालय की, न्यायालयों की, न्यायपालिका की, लेकिन ये सभी हैं वो एक एकीकृत व्यवस्था के अंतर्गत संगठित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय है वो हमारा सबसे ऊपर है, शीर्ष पर है, सिरमौर है, सर्वाधिक शक्तिशाली है। देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है विश्व में अन्य देशों के जो न्यायालय हैं उनमें सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक कह सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी जाना था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इसकी स्वतंत्रता के लिए और ये लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कर सके, इसके लिए बहुत सारी शक्तियां हमारे सर्वोच्च न्यायालय को दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्व संविधान में दर्ज हैं और इनके कार्यों को, इनके उत्तरदायित्वों को, इनकी शक्तियों को संविधान में ही दर्ज कर दिया गया और हमारा संविधान ही है जो हमारे उच्चतम न्यायालय को इतना शक्तिशाली बनाता है।
तो जानते हैं अपन अब कि क्या है उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकारों की बात करें तो सबसे पहले हैं इनके मौलिक क्षेत्राधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार वो क्षेत्राधिकार होते हैं कि जिन ऐसे मामले, ऐसे विषय जिनकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है, ऐसे जो मामले हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार कहलाते हैं। कौन से मामले? जिनकी सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, उन मामलों की सुनवाई और किसी अन्य न्यायालय में नहीं हो सकती। इस तरह के जो मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मौलिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। जैसे कि दो राज्यों की लड़ाई, जैसे कि राज्य या संघ की लड़ाई। तो राज्य और संघों का आपस में विवाद है, दो राज्यों का आपस में विवाद है, तो इस तरह के जो मसले हैं वो केवल उच्चतम न्यायालय में ही सुने जाते हैं, उच्चतम न्यायालय में ही सुलझाए जाते हैं और ये उच्चतम न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। दूसरे हैं रिट जारी करने की। ये हमने जाना था, अपना जो मूल अधिकार वाला अध्याय था उसके अंदर बहुत अच्छे से इसके बारे में हमने जाना था कि जो अनुच्छेद 32 है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो हमारे मूल अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। और जो सर्वोच्च न्यायालय है वो रिट जारी करके आदेश पारित करता है। ये आदेश सार्वजनिक अभिकरणों के खिलाफ भी हो सकते हैं, नागरिकों के खिलाफ भी हो सकते हैं, सरकार के खिलाफ भी हो सकते हैं। 5 रिट के बारे में अपन ने जाना था जो कि हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करती हैं और न्यायपालिका इस रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये क्षेत्राधिकार हो गया सर्वोच्च न्यायालय का रिट जारी करने का, जो किस लिए है? मूल अधिकारों की रक्षा के लिए है। अगला क्षेत्राधिकार देखते हैं अपीली क्षेत्राधिकार। अपीली क्षेत्राधिकार में वो विषय आते हैं जिनका कि मान लीजिए कि उनका निचली अदालतों में सुनवाई हुई और वहां से जो उनके पक्षकार हैं वो संतुष्ट नहीं है और निचली अदालतों के फैसले के खिलाफ वो बाद में उससे उच्च न्यायालय में अपील करते हैं। तो ऐसे मामले अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं कि कोई उच्च न्यायालय है, उनके खिलाफ किसी अपील को सर्वोच्च न्यायालय सुनता है, लेकिन इसमें आवश्यक ये होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र देना होता है कि इस मसले के अंतर्गत कोई संवैधानिक पेच है, कोई संविधान की व्याख्या की आवश्यकता है और इसलिए इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। इसके अलावा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अगर चाहें तो वो निचली अदालतों के और दिए गए फैसलों को स्वयं भी मंगवा सकते हैं सुनने के लिए। और अगर उन्हें ये लगता है कि जो निचली अदालतों ने फैसले दिए हैं उन्होंने संविधान की गलत तरीके से व्याख्या की है या संविधान के प्रावधानों को गलत तरीके से समझा है, तो वो उनके निर्णयों को बदल सकते हैं, उनके निर्णयों को पलट सकते हैं। तो ये वाले मामले कहलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार के मामले, जो कि निचली अदालतों के दिए गए फैसलों के विरुद्ध अपील के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास आते हैं। देखिए, दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों की अपील की सुनवाई करना अपीलीय क्षेत्राधिकार में आता है। इसमें विशेषाधिकार है कि भारतीय भूभाग के किसी अदालत द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसले पर स्पेशल लेख पिटीशन के तहत अपील पर सुनवाई करने की शक्ति है। अगला जो क्षेत्राधिकार है हमारे सर्वोच्च न्यायालय का वो है सलाहकारी या परामर्शीय क्षेत्राधिकार। इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय है वो जनहित के मामले पर या फिर सरकार द्वारा चाहने पर उनको परामर्श दिया जाता है। ऐसे मसलों में जब सरकार को परामर्श उच्च न्यायालय दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सरकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय मैंने गलत बोला, सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर बात करेंगे कि जो हमारी केंद्र सरकार है वो सर्वोच्च न्यायालय से किसी मसले पर, किसी मुद्दे पर सरकार को ये लगता है कि यहाँ पर कोई कानूनी दांव पेच है या फिर संविधान से संबंधित कोई मसला है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकती है। सरकार द्वारा परामर्श मांगने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परामर्श दिया जाना बाध्य नहीं है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय है वो परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, ये उसकी इच्छा पर निर्भर है कि वो परामर्श देना चाहे या ना देना चाहे। ऐसे ही इसका दूसरा पहलू भी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या परामर्श दिया है ये मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। सरकार परामर्श तो ले सकती है, लेकिन सरकार माने या ना माने ये सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है।
क्यों दी गई ये शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा? ये इसलिए दी गई ताकि सरकार है वो, मान लीजिए कोई भी कानून बनाने वाली है तो वो उस कानून से मतलब कि उस कानून को बनने से पहले ही उसके संवैधानिक दांव पेचों को समझ सकती है और वो इस आधार पर निर्णय ले सकती है कि भाई ये कानून है, ये कहीं संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध तो नहीं जा रहा, इसका इस आधार पर तो विरोध नहीं होगा कि ये संविधान की भावना के अनुकूल नहीं है। तो सरकार को पहले से ही इस बात की जानकारी हो जाती है। इसलिए कोई सरकार को ऐसा लगता है कि कोई कानूनन दृष्टि से कोई दांवपेच किसी कानून में हो सकता है, उठ सकता है, तो उसकी जानकारी के लिए सरकार है वो परामर्श लेती है सर्वोच्च न्यायालय से। देखते हैं सलाहकारी क्षेत्राधिकार, इसमें जनहित के मामलों तथा कानून के मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह है, राष्ट्रपति को वही मंत्रिपरिषद को सलाह है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी जाती है। तो ये देखिए अपने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। तो इस वीडियो में क्या जाना हमने? इस वीडियो में हमने ये जाना कि हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सर्वोच्च और शीर्ष संस्थान है, विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। इसके अधीन जितने भी न्यायालय हैं हमारे देश में वो सारे इसके अधीन होते हैं, इसके अधीनस्थ होते हैं और सभी न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन करना आवश्यक होता है। सारे के सारे जो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन न्यायालय हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को मानना आवश्यक होता है और सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के मुकदमे की सुनवाई कर सकता है, उस मुकदमे में दिए गए निर्णयों को पलट सकता है। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय स्वयं के दिए गए फैसलों की भी समीक्षा कर सकता है, उनमें परिवर्तन कर सकता है और पूर्व में दिए गए निर्णयों को पलट भी सकता है। तो चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है? जाना अभी अपन ने, भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। पिरामिडीय रूप हमारी न्यायपालिका का स्वरूप है। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है? ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकती है, ऐसे विषयों से संबंधित मामले सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं ऐसे मामले? संघ और राज्यों की आपस में लड़ाई, दो राज्यों का आपस में विवाद, तो इस तरह की कोई संवैधानिक व्याख्या का उपबंध, ये भी इसमें आएगा कि संविधान की कहीं व्याख्या करनी है, कि संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करनी है, तो ये सारे अपने सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे। धन्यवाद।